नमस्कार आप सभी को सर्वत्र ज्ञानशाला के YouTube चैनल में पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लास्ट टर्न पे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ लिए थे, उनके प्रकारों को भी हम लोगों ने अध्ययन किया था और लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हमारे स्थलीय पारितंत्र में वनों की क्या स्थितियाँ हैं और उनसे बनने वाले पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग स्थानों पर किस तरह से जो हमारे जैविक घटक हैं और जो अजैविक घटक हैं उनके बीच में किस तरह से अपना अंतर संबंध दिखाते हैं। हमने समझा था कि इसके सारे कि जो हमारे वन होते हैं मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज़्यादा बरसात भी यहीं पर रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन वो वन होते हैं जिसमें वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं। आपने देखा होगा जो तुम्हारे रोजवुड है, स्प्रूस है, महोगनी है, इस तरह के जो वृक्ष होते हैं वो सदाबहार वनों में होते हैं और प्राय इनकी लकड़ियाँ जो होती हैं काफ़ी कठोर होती हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक दोहन हम इनका नहीं कर पाते। लेकिन इसी उष्णकटिबंधीय जलवायु में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पर्णपाती होते हैं, जहाँ पर वर्षा अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम होती है। और जब जैसे कि आप देखें तो भारत में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत में ही 0 डिग्री जो आपकी भूमध्य रेखा है और 23.5 डिग्री जो भारत देश जहाँ पर स्थित है उसके बीच का जो क्षेत्र, हर जगह पर वर्षा तो एक जैसी नहीं होगी। जहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा लंबवत गिरेंगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री के आसपास का क्षेत्र वहाँ पर क्या आता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु भले ही पाई जाती हो लेकिन जहाँ वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम रिकॉर्ड की जाती है, 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पर पर्णपाती वन होते हैं। जैसे कि आप देखें शीशम है, सागौन है, साल नाम के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं। तो ये सारे जो वृक्ष हैं इनको थोड़ा सा आर्थिक दोहन के रूप हम लोग जो है प्रयोग में ले लेते हैं। और अगर हम बात करें तो हम लोग जो है इसी में उष्णकटिबंधीय जो जलवायु होती है उसमें सदाबहार और पर्णपाती वनों को हम लोगों ने जान लिया। अगली बात आती है शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वो जलवायु है जहाँ पर आप देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है और यहाँ पर भी मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो पर्णपाती भी होते हैं और कभी कभी आपको जो है वर्षा पर निर्भरता के कारण यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के वन आपको देखने को मिलते हैं। और चूँकि ये क्षेत्र कर्क रेखा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री तुम्हारा उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारी उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये वो क्षेत्र है, यहाँ संतरा ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर फूलों के ब्लॉसम बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ की जो लकड़ी होती है वो काफ़ी मुलायम होती है, क्यों, और इसलिए इसका आर्थिक दोहन बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर ध्यान दें तो कनाडा का जो क्षेत्र है, कनाडा में इसी प्रकार की जो लकड़ी होती है, लकड़ी की सहायता से क्या बनाया जाता है, अखबारों को बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। तो कनाडा ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इस तरह के वन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर हम और इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अगला हमारा जो बात आ जाती है शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु के बाद शीतकटिबंधीय जलवायु। वो ऐसी जलवायु जहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है और वर्ष भर जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत तो गिरती ही नहीं है, तिरछी गिरती भी हैं अगर थोड़ी बहुत समय तक, तो वो भी ज़्यादा समय तक यहाँ पर धूप नहीं रह पाती। तिरछी गिरती हैं तो वो भी ज़्यादा समय नहीं होता, तो इसीलिए जो यहाँ के पेड़ पौधे होते हैं उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों से आप भूमध्य रेखा की ओर आओगे, विषुवत की ओर आओगे अर्थात इक्वेटर की ओर आओगे, तो आप देखोगे कि पेड़ों की जो लाइफ है वो लगातार बढ़ती जाती है। इसका सीधा प्रभाव है कोई भी वन हो, निश्चित रूप से कोई भी वनस्पति हो, वो निर्भर करती है वर्षा की मात्रा पर और वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तापमान पर। तापमान निर्भर करता है सूर्य की गिरने वाली लंबवत किरणों पर। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती होंगी वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता होगा और वहाँ तापमान ज़्यादा है तो जलवाष्प ज़्यादा वहाँ बनेगी और जब ज़्यादा वहाँ जलवाष्प बनेगी तो निश्चित रूप से वर्षा भी वहीं ज़्यादा होगी। और जहाँ वर्षा आप देखते हो मई जून जुलाई के महीने में अपने यहाँ क्या होता है, जून जुलाई के महीने में बरसात होती है। क्यों?
जब बरसात होती है तो पेड़ पौधे आसपास देखते होगे कितने हरे भरे दिखते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जो वर्ष भर गर्म बना रहता होगा, जैसा कि मैंने बात की, ये वाला जो क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये आप देख सकते हो यहाँ पर विषुवत वृत्त वाला जो क्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जब सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है तो सबसे ज़्यादा आपको निश्चित रूप से ये भी देखने को आएगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं होगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपकी जलवायु होगी, वर्षा सबसे ज़्यादा यहीं पर होगी और सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होगी, तो सबसे समृद्ध वनस्पति आपको यहीं देखने को मिलेगी। तो भूमध्य जो रेखा का क्षेत्र है, इस पर जो भी देश होंगे निश्चित रूप से वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ फले फूलेंगी वहाँ पर। और जब सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ फले फूलेंगी तो वहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनकी भी मात्रा ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। जीवों की तरह तरह की वैराइटीज़, तरह तरह प्रकार की जैव विविधताएँ, बहुत प्रकार के जो है जीवधारी, बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाते रहेंगे, तापमान लगातार कम होता जाएगा, वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी जलवाष्प की मात्रा कम होने से। और जैसे जैसे आप ऊपर पोल्स की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जो तुम्हारी जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो कम होती जाती है। वर्षा की मात्रा कम है तो वनस्पतियाँ कम होंगी, वनस्पतियाँ कम हो गएंगी तो वहाँ आसपास उन पर जब उत्पादक ही कम हैं तो निश्चित रूप से उन पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ता भी कम ही होंगे। जब उपभोक्ता कम होंगे तो एक चेन पूरी तरह से कह सकते हैं कि उतनी लंबी चेन नहीं होती जितनी यहाँ पर आपको भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर देखने को मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं ध्रुवों पर, वो ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जैसे मांस आप ले लीजिए, लीचन ले लीजिए, या इनके आसपास आप आओगे चीड़, देवदार यहाँ से थोड़ा सा मिलेंगे, तो ऐसी वनस्पतियाँ जिनका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ जैसे आपको देखने को मिलेगी। लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में कवक और शैवाल दो होते हैं। कवक होता है और क्या होता है, शैवाल होता है। कवक होता है और शैवाल होता है। दरअसल शैवाल तो वनस्पति है और जो कवक होता है वो जंतु जगत में आता है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर निश्चित रूप से मैंने बताया कि शीत क्षेत्रों में आपको लाइकेन की जो सहजीविता है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो लाइकेन की जो सहजीविता है वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी प्रश्न इस पर बनते हैं। लाइकेन की जो सहजीविता है वो शैवाल और कवकों से मिलकर बनी होती है। शैवाल वनस्पत जगत में आता है। शैवाल क्या करता है कि जब ये कवक से क्या ले लेता है, कवक से कार्बनिक पदार्थ ले लेता है, इसकी बॉडी से, जब इसकी डेड बॉडी से इसको कार्बनिक पदार्थ मिल जाता है तो ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन बनाता है। इसका बना हुआ भोजन कोई दूसरा कवक खाता है। तो इस तरह से आप देखते क्या हो, पारस्परिक इन दोनों के बीच में क्या होती है, निर्भरता पाई जाती है। कवक ने क्या किया, इसके बने हुए भोजन को खाया और इसी से इसमें चूंकि पोषक तत्व होंगे, जो पोषक तत्व होंगे इससे शैवाल ले लेगा, वो भोजन का निर्माण करेगा। तो भोजन का निर्माण इसने इसकी वजह से किया और इसके बने हुए भोजन को इसने खाया। तो आपस में पारस्परिक निर्भरता लाइकेन की सहजीविता में देखने को मिल जाती है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो हमारे शीत क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको तरह तरह मैंने बताया कि वनस्पतियाँ बहुत ही कम होती हैं और जो भी होती हैं उनकी लाइफ लाइन बहुत कम होती है, लाइफ टाइम उनका बहुत कम होता है। लगभग 40 दिनों में वो अपने आप को ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी ही गिरती हैं, बहुत कम, वो भी समय में। ज़्यादातर वहाँ पर शीत ही रहता है, लगातार बर्फ से ही गिरा रहता है और बहुत कम समय मिलता है उनको अपने पोषण के लिए। तो लगभग यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मांस है, फर है, लाइकेन जैसे सहजीवी वहाँ पर मिलेंगे। तो ये आपस में इनकी पारस्परिक निर्भरता देखी जाती है। और अगर मैं जंतुओं की बात करूँ तो आप देखे होंगे जो अपने यहाँ भैंस तो सिंपल वाली होती है, वहाँ याक फार्म में भैंस होती हैं। वहाँ पर ऐसे शीत क्षेत्रों में ऐसे आपको जानवर देखने को मिल जाते हैं जिनके सतह पर क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। जैसे भालू को आप देखेंगे या जंगली बिल्ली को आप देखेंगे, जंगली जो तुम्हारी लोमड़ी है उसको देखेंगे आप। तो इस तरह से आपको जीव जंतु वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हिम तेंदुआ आपको देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर जो जंतु हैं या वनस्पति है, उनका आसपास के अजैविक घटकों, सूर्य की किरणों
और जो बर्फ़ है, जो जल है, इन सारी चीज़ों के मिल करके एक पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पर भी निर्माण होता है, तो निश्चित रूप से शीत क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र होगा वो। तो इस बात को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये विशेष क्षेत्र है जहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से मनुष्य का तो शरीर गर्म ही होता है, लेकिन ऐसे प्राणी जिनका रक्त ठंडा होता है वही वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, जिनमें शीत निष्क्रियता पाई जाती है। वो क्या करते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को कम कर लेते हैं और बहुत लंबे समय तक क्या पड़े रहते हैं एक जगह पे, तो उनको भोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती जब मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ शीत निष्क्रियता पाई जाएगी, ये जो जंतु हैं अपने अंदर शीत निष्क्रियता का गुण उत्पन्न कर लेते हैं और उसी से अपने आप को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ष भर लगभग ज़्यादा समय ऐसा ही होता है, बहुत महीने ऐसे होते हैं जो वर्ष भर बर्फ़ से ढके रहते हैं और इस कारण वहाँ पर जो जनजीवन है काफ़ी कठिन है, काफ़ी कठोर है और उसके आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लाइफ भी बहुत कम होती है और उन पर जो जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं वो भी विशेष प्रकार के होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता, जैसे कि आपने सहजीविता देखी, वो इनमें पाई जाती है। फिर अगर हम बात करें इसी में, तो आपको मैंने स्थलीय पारितंत्र को पूरी तरह से वनों को समझा दिया है। अगली बात आती है घास की। तो आप अगर देखें तो धरती के बहुत सारे क्षेत्रों पर घास के मैदानों का निर्माण हुआ है। वहाँ पर घास के मैदानों का निर्माण क्यों हुआ, आइए मैं इस बात को लेकर के चर्चा करूँ। तो आप देखेंगे ये वन जो हैं, मैंने बताया वन वर्षा का अनुसरण करते हैं, वैसे ही वन होते हैं। घास के मैदानों में इससे कम वर्षा मिलेगी, मरुस्थल में और भी कम मिलेगी और टुंड्रा वाले जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर मैंने आपको बताया चूँकि जलवाष्प की मात्रा बहुत कम प्राप्त होगी तो वहाँ ना के बराबर वर्षा होगी। वहाँ पर बर्फ़ के रूप में बर्फबारी होती है, बरसात ना के बराबर होती है, नहीं के ही समझ लीजिए आप कि वहाँ वर्षा नहीं होती है। तो आप देखेंगे वन हो और घास यहाँ पर और भी कम वर्षा, यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ और भी कम वर्षा मिलेगी, यहाँ टुंड्रा क्षेत्रों में और भी कम वर्षा मिलेगी। तो आप जब मैं घास को समझाना चाह रहा हूँ तो हमें ये समझना पड़ेगा कि घास के मैदानों का निर्माण हुआ कैसे। तो इस बात को आप समझेंगे, एक तो कम वर्षा वाला क्षेत्र है और दूसरा वो कम वर्षा वाला ऐसा क्षेत्र जो चारागाह में बदल गया है। मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ पर पशु चराई करते हैं, तो पशुओं की चराई के कारण यहाँ पर थोड़ी बहुत वनस्पति, मान लिया बरसात थोड़ी बहुत हुई, उससे बन भी गई, तो चरने के बाद क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक तरह से घास के मैदानों का ही निर्माण हुआ है और घास के मैदानों का निर्माण होने के कारण जो है यहाँ पर घास के तरह तरह के मैदान जो है देखने को मिल जाते हैं। पशु चारागाह विकसित होने के कारण, कम वर्षा के कारण यहाँ पर घास के मैदानों का निर्माण हुआ है। और यहाँ के जो घास के मैदान, उनमें एक खूबी देखने को मिलेगी। आप वहाँ जो भी घास के मैदान हैं आप देखेंगे कि मिट्टी में जो उनका जो जैव भार है, बायोमास जो है, वो मिट्टी के नीचे ज़्यादा दबा रहता है। अर्थात जो घास है वो ऊपरी सतह पर कम होती है, लगभग 60 से 80% के बीच में उनका बायोमास जमीन के नीचे दबा रहता है। और जब वो ज़मीन के नीचे दबा रहता है तो काफ़ी वर्षों तक सड़ने गलने के बाद अब उनका जब अपघटन होता है तो वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो मिट्टी के उपजाऊपन की वजह से आजकल उन क्षेत्रों में आप देखेंगे कृषि क्षेत्रों का विकास हो गया है। कृषि क्षेत्रों का विकास हो गया। आपने सुना होगा कि प्रेरीज घास के मैदान जो थे, या कैंटाबरी घास के मैदान थे, या सवाना घास के मैदान थे, या डाउन्स घास के मैदान थे, मैंचूरियन जो घास के मैदान थे, ये सारे क्षेत्र क्या हो गए हैं, कृषि जो गेहूं के लिए काफ़ी समृद्ध क्षेत्र बन गए हैं। क्यों, कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी वो मैंने बताया अपघटन के कारण जो उनका जैव भार था, जो घास था, वो घास क्या हुई, ज़्यादा वर्षों तक दबी गड़ी पड़ी रही। इस वजह से उनके सड़ने गलने के कारण वहाँ की मिट्टी काफ़ी कैसी हो गई है, उपजाऊ हो गई। उपजाऊ होने के कारण क्या हुआ है कि वहाँ पर हम लोगों ने जो पानी का सिस्टम बना लिया है, पानी जो है ट्यूबवेलों वगैरह से, इन सारी चीज़ों से हम लोगों ने पानी को दे करके वहाँ पर कृषि क्षेत्रों में उस घास के मैदानों को तब्दील कर दिया है। और आप देखेंगे इस समय पर वहाँ पर आपको गेहूं के समृद्ध क्षेत्र मिल जाएंगे। तो जो घास के मैदान थे आज पूरी तरह से वो मानवीय तंत्र में बदल गया है।
वो किस तरह से बदल गया है, मानवीय तंत्र में बदल गया है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा मैं ग्लोब में समझाने की कोशिश करूं, इस तरह से आप ग्लोब को देखेंगे, ये तो आप देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका है। तो हमारा जो उत्तरी अमेरिका का जो भाग है ये आपको देखने में आ रहा होगा, ये उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पर प्रेरीज घास के मैदानों का निर्माण हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रेरीज घास के निर्माणों का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद आप यूरोप में आ जाएंगे। ये यूरोप में विशेषकर आप हंगरी वाला क्षेत्र देखेंगे, ये यहाँ पर बुस्टाज घास के मैदानों का निर्माण हुआ है। फिर यूरेशिया, यूरोप और एशिया में पड़ने वाला यूक्रेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको यूक्रेन देखने में आ रहा होगा, यूक्रेन। तो ये यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है यूरोप में, तो यहाँ पर कौन से घासों का मैदान, स्टेपीज जो घास के मैदान है उसका निर्माण हुआ है। फिर आप इसको घुमाते हुए जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने पर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पर ये आप देखें चीन है, चीन में मंचूरियन जो घास के मैदान है उसका निर्माण हुआ है। आप नीचे चले आओगे, यहाँ पर आपको पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के नीचे ये वाला भाग दो आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में विशेषकर ये आप देख पाएंगे, ये अर्जेंटीना वाला जो क्षेत्र है इस तरह से, इस वाले क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका में आप देखोगे पंपास जो घास के मैदान हैं उसका निर्माण हुआ है। ये वाला क्षेत्र आपको देखने में आ रहा होगा, यहाँ पर पंपास जो घास हैं उसका निर्माण हुआ है। फिर इधर आप आओगे, इधर ये आपको मिलेगा अफ्रीका। अफ्रीका में आप देखोगे वेल्स जो घास के मैदान हैं उसका निर्माण हुआ है। फिर इसको आप घुमाओगे तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया पड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आप देख पा रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स जो हैं उनके घास का मैदानों जो हैं वो गेहूं के लिए काफ़ी विकसित क्षेत्र मान लिए गए हैं। काफ़ी यहाँ पर गेहूं आपको देखने को मिल जाएगा। और अफ्रीका के पास में एक न्यूजीलैंड पड़ता है, ये यहाँ पर एक द्वीप है न्यूजीलैंड, ये आपको देखने में आ रहा होगा न्यूजीलैंड। ये जो न्यूजीलैंड है यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर कैंटरबरी घास के मैदान जो थे उसको कृषि क्षेत्र में तब्दील करके आज गेहूँ की खेती वहाँ पर की जाती है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा जो हमारे घास के मैदान थे उन घास के मैदानों को हम लोगों ने कृषि क्षेत्रों में तब्दील कर दिया है और आज यहाँ पर गेहूं के समृद्ध क्षेत्र बना दिए हैं जहाँ पर गेहूं की विकसित खेती की जाने लगी है। जो हमारा ज़मीन के अंदर का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करने लगे, वहाँ पर कृषि क्षेत्रों में हमने उसको क्या कर लिया है, तब्दील कर लिया है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा जो हमारे अलग अलग घास के मैदान थे उन घास के मैदानों को किस तरह से हमने अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ पर घास के मैदानों को किस तरह से कृषि क्षेत्र में तब्दील किया। और मैंने आप लोगों को ग्लोब के सहारे से दिखाया कि कौन से देश पर कहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें प्रश्न घास के मैदानों से बन जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अगली बात आती है मरुस्थल की, कि मरुस्थल बने कैसे। तो इसको भी आपको अच्छे तरह से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। जो मरुस्थल हैं, मरुस्थलों का निर्माण दरअसल हुआ कैसे, तो इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लिया धरती है, जैसा कि ग्लोब के रूप में आप देख पा रहे हैं। आप देखें तो ये भूमध्य रेखा आपको दिख रही होगी, जिसको आप इक्वेटर कहते हो, विषुवत वृत्त कहते हो। ये आपको इक्वेटर दिख रहा होगा। ये वो क्षेत्र है जो वर्ष भर सबसे ज़्यादा गर्म पड़ा रहता है। तो निश्चित रूप से ये जो कर्क वृत्त है यहाँ धरती के बीचों बीच से जाने वाला क्षेत्र, समझने का प्रयास करना इस बात को। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण यहाँ की जो संपर्क तल की जो वायु है वो गर्म होकर कहाँ उड़ती है, ऊपर उड़ती है। आपने देखा होगा जो चीज़ें गर्म हो जाती है, आप कभी ईंधन को जलाते होंगे तो गैसी फॉर्म में जो ऊपर उड़ती है कि नहीं उड़ती है, जलाने के बाद ऊपर उड़ता है। तो निश्चित तरह आप देखेंगे हवाएं, संपर्क तल की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के कहाँ उड़ती हैं, ऊपर उड़ती हैं। और आपको मालूम है कि जो आपकी जलवाष्प है वो वायुमंडल में पाई जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो यही हवाएं जो गर्म होकर ऊपर उठी थी, ये क्या करेंगी, अब नमी को ग्रहण करना शुरू कर देती हैं। नमी को ग्रहण करते करते एक समय ऐसा आ जाता है इनकी नमी के ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाती है और वायु क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। संतृप्त वायु का अपना एक तापमान अवश्य होता है, रूप ले लेगा। तो संतृप्त वायु से कम तापमान पर वर्षा होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे ओसांग बन जाता है। ओसांग से कम तापमान पर क्या हो जाती है, वर्षा होना शुरू हो जाती है। और क्या जो हवा यहाँ से पूरी जो भूमध्य रेखा से पूरी हवा उठी थी, इस वाले क्षेत्र से जो पूरी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी थी,
क्या वो सारे बादलों का निर्माण करती हैं? क्या सारी हवा बादलों का निर्माण करती है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सारी हवा बादलों का निर्माण नहीं करती। जो वही हवा बादलों का निर्माण करती है और बादल होकर के बरसती है, वही हवा बरसात का रूप लेती है जिनका तापमान ओसांग से कम हो जाता है। और जब ओसांग से कम तापमान पर वर्षा होती है, शेष जो हवाएं हैं वो अब चूंकि वहाँ पर उनमें ओसांग से कम तापमान नहीं हुआ है, तो यहाँ की जो हवाएं हैं, ऊपर जो वायुमंडल की हवाएं हैं, ये वहाँ पर यहीं से उठी थी और यहीं पर वापस आकर वहाँ पुनः यहाँ पर नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठेंगी, हवा ऊपर उठने के बाद फिर उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब उनको नीचे आना है तो वो इसी वाले 0 डिग्री जो सेल्सियस वाला आपका भूमध्य रेखी क्षेत्र है, जो विषुवत रेखी क्षेत्र है, यहाँ पर नहीं बैठती हैं। वो बैठती हैं कहाँ कर? ये बैठती हैं जा करके इस तरह से आप देखेंगे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में बैठती हैं जाकर, ये इस तरह से 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर भी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी 20 से 40 डिग्री इस तरह से 20 से 40 डिग्री यहाँ पर ये बैठती हैं जाकर के। हवाएं यहाँ से उठी थी, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वायुमंडल चली गई। जो बरसात का रूप नहीं ले पाए हवाएं, वो यहीं पर आकर नहीं बैठती हैं, बल्कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, और इसी तरह 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में बैठती हैं। इसलिए यहाँ पर हवाएं बैठती हैं तो ये हाई प्रेशर का क्षेत्र हो जाता है, उच्च दाब की पेटी हो जाती है। और उच्च दाब की पेटी होने के कारण आपको ये बात निश्चित रूप से समझ में आ रही होगी, हवाएं कहाँ चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र पर क्या होती है? बरसात नहीं होती है। यहाँ से पवनें फिर आप देखेंगे भूमध्य रेखा की ओर चलने लगती हैं इस तरह से, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप कभी अपने गैस सिलेंडर को देखा है? गैस सिलेंडर में जब कभी लीकेज होता है तो बाहर की हवा सिलेंडर के भीतर भरती है कि सिलेंडर की हवा बाहर आती है? आप कहोगे सर सिलेंडर की हवा बाहर आती है। क्यों आती है भाई? इसलिए आती है क्योंकि उसका वहाँ पर घनत्व, जो गैस भरी है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसके पार्टिकल बहुत पास पास में हैं। जब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसका घनत्व ज़्यादा है, तो वहाँ पर दाब भी ज़्यादा है। और जब दाब ज़्यादा है तो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चीज गैस फॉर्म में आएगी। कोई भी गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ वायु भी आप देखेंगे, यहाँ पर जब हवाएं यहाँ भूमध्य रेखी क्षेत्र से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठी, वायुमंडल गई, वायुमंडल के बाद जिन्होंने वर्षा नहीं की, ओसांग से कम तापमान जिनका नहीं हुआ, वो कहाँ 20 से 40 डिग्री इस वाली पेटी में बैठ जाती हैं, जिसको हाई प्रेशर की पेटी कहते हैं। 20 से 40 डिग्री वाली हाई प्रेशर की पेटी बनने के कारण यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी आप देखेंगे हाई प्रेशर यानी उच्च दाब की पेटी बन जाती है, और ये क्षेत्र वृष्टि छाया वाला क्षेत्र बन जाता है, एक तरह से रेगिस्तानी क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर बरसात बहुत ही कम होती है। पूर्वी क्षेत्रों में चाहे एक बार बरसात हो भी जाए, पूर्वी क्षेत्र में आप देखते होंगे कि जो हवाएं पवन के कारण होती हैं, जलवाष्प का रूप ले लेती हैं, तो बरसात कर ही दें, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र तक आते आते उसमें क्या होता है, आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि वहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। जैसा कि आप उत्तर में देखें, यहाँ पर भारत के अंदर देखेंगे, इस ग्लोब के अंदर, तो आपको ये बात समझ में आएगी। ये आपका भारत देश है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 डिग्री वस्त से 40 डिग्री के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ राजस्थान में आपको मरुस्थल देखने को मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इसी वाले 20 से 40 डिग्री के बीच में आप इसको इस तरह से चलते रहोगे, अफ्रीका में आपको मिल जाएगा, सहारा देखने में आ रहा है। तो इस तरह से 20 से 40 डिग्री के बीच में उत्तरी और दक्षिणी वाले गोलार्ध में आप देखोगे ज़्यादातर तो सागर ही है दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहाँ पर आप लोगों को मरुस्थल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मरुस्थली जो क्षेत्र हैं आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिल जाते हैं। ये वो क्षेत्र हैं, वृष्टि छाया वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, और इस कारण यहाँ पर आप देखेंगे ऐसी वनस्पतियाँ उगती हैं जिनको पानी की कमी से जूझना पड़ता है। और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर उगने वाले पौधों को जीरोफाइट पौधा कहा जाता है, क्योंकि पानी की कमी से लगातार वो लड़ते हैं। इस कारण उनमें प्राकृतिक रूप से कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनकी सतह पर पत्तियाँ चौड़ी हो जाती हैं और कांटे उगाते हैं। कांटे क्या करते हैं, वो पूरी तरह से ब्लॉकेज कर देते हैं ताकि वाटर्स की जो सप्लाई है जलवाष्प के रूप में ना हो पाए। वो अपने स्टोमेटा को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है अतिरिक्त जल की हानि ना हो, उनके अंदर जो पानी है वो उसमें बना रहे। तो आप देखेंगे यहाँ पर विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे नागफली है, कैक्टस है, आप देख पाएंगे खैर है,
खैर नाम की, बबूल है। तो इस तरह की वनस्पतियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। आप देखें तो यहाँ पर ऐसे जीवधारी विशेषकर मिलते हैं जिनको पानी अपने शरीर में ज़्यादा दिन तक स्टोर कर ले। जैसे ऊँट आप देखें, ऊँट क्या करता है, अपने अंदर जो है पानी का स्टोरेज कर लेता है ज़्यादा दिन के लिए। और भी बहुत सारे, जैसे आपको छिपकलियाँ देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर भी रेगिस्तानी सर्प देखने को मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जीवधारी और वहाँ के आसपास के जो गर्म धधकती जलवायु है उसके बीच में आप क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। वहाँ पर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ पर आप उत्पादक से लेकर अपघटक, उत्पादक से लेकर उपभोक्ता और अपघटकों के बीच में भी एक संबंध, एक फूड चेन देखी जाती है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी एक पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इस तरह से आपने मरुस्थल को भी समझ लिया। और अगली बात आती है टुंड्रा क्षेत्रों की। टुंड्रा को तो मैंने यहाँ इस तरह से, जब आपको वनस्पति वन के बारे में बताया था तो मैंने आपको बता ही दिया। ये वो क्षेत्र हैं जो शीत वाले क्षेत्र हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखो टुंड्रा, इस तरह से आप देख पाएंगे टुंड्रा प्रदेश के रूप में यहाँ शीत वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा होगा। ये उत्तरी ध्रुव की ओर जैसे जैसे आप जाएंगे यहाँ पर जनजीवन जो है काफ़ी कठिन हो जाता है। और यहाँ दक्षिणी वाले क्षेत्र में तो सागर है, यहाँ पर हमेशा देखेंगे तो एक तरह से बर्फ ही जाम रहती है। तो सागर बर्फ यहाँ पर आपको जो है टुंड्रा प्रदेश नहीं मिलेंगे, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में आपको ध्रुवों पर क्या मिल जाएंगे, टुंड्रा वाला क्षेत्र मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत कभी गिरती ही नहीं है, तिरछी कभी बहुत ही कम महीने में यहाँ पर तिरछी गिरती हैं। इस कारण ये ज़्यादातर जो है ये क्षेत्र हमेशा बर्फबारी से घिरा रहता है। और यहाँ पर अगर वनस्पति उगती भी है तो उनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए तरह तरह की चीज़ों को करना पड़ता है, तरह तरह से प्राकृतिक नियमों से गुजरना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें यहाँ पे बताई थी, जैसे कि मास है, लाइकेन है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, लिचन है। तो इस तरह के वनस्पतियाँ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर बर्फीले भालू मिल जाएंगे, हिम तेंदुआ मिल जाएंगे, आप लोगों को जो बर्फीली लोमड़ी है वो मिल जाएगी, बर्फीली बिल्ली है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर शीत निष्क्रियता आपको देखने को मिलेगी। अपने मेटाबॉलिज्म को ये जो है कम कर लेते हैं और इस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। यहाँ कर भी जो भी वनस्पतियाँ हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं और जो यहाँ पर जीवधारी हैं, आसपास के अजैविक घटकों के बीच में एक कोरिलेशन को दिखाते हैं, एक अंतर संबंध को दिखाते हैं। और वहाँ पर भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। निश्चित तौर पे आप इस बात को समझ पाए होंगे। ये जो टुंड्रा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जनजीवन जो है काफ़ी कठोर होता है। इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु बताया था, ये वो क्षेत्र है शीतोष्ण, जो ना ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है, ना ज़्यादा सर्दी वाला क्षेत्र है। बिल्कुल प्रियतम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इसका शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, दरअसल हम अगर थोड़ा सा देखें, चाहे उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो, स्थल पर हमने देखा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु स्थल पर देखा, और शीत कटिबंधीय जलवायु हमने देखा भूमध्य रेखा से लगातार ऊपर गए उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। ठीक यहाँ पर उत्तरी भूमध्य रेखा से जैसे नीचे गए उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय और फिर यहाँ पर शीत कटिबंधीय। लेकिन इसके अलावा, स्थल के अलावा, जब हमारे जैसे कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में भी तीनों प्रकार के वन मिल जाते हैं। कैसे? आप देखे होंगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु में हमारी विशाल हिमालय की पर्वतमाला स्थित है। हिमालय की जब विशाल पर्वतमाला आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप देखेंगे हिमालय की विशाल पर्वतमाला स्थित है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंडरग्राउंड वाला, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर आप देखेंगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी कुछ ऊंचाई पर, और थोड़ा और ऊंचाई जाएंगे तो यहाँ पर बीच की जलवायु होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय वाली होगी। और जो सबसे ऊपर वाला होता है भाग, वो शीत कटिबंधीय जलवायु होती है। जब आप पहाड़ों पर गए होंगे सबसे ऊंचाई पर, तो वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हुई होगी और वहाँ पर आपको विशेष प्रकार के पेड़ पौधे मिलते होंगे। आप देखे होंगे वहाँ पर आप लोगों को अलग अलग प्रकार के पेड़, शंकुधारी वन आपको देखने को मिल जाएंगे। वो ऐसे वन होते हैं इस तरह से, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली होती हैं और बर्फ से लगातार उनको जूझना पड़ता है। इस कारण उनकी प्रकृति में कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपको जैसे जैसे ऊंचाई का अनुसरण करेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों का अनुसरण करेंगे, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी ऊंचाई के कारण पर्वतों पर भी तीनों प्रकार की जलवायु से संबंधित वनों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ हमने देखा स्थल पर ध्रुवों की ओर टुंड्रा वनस्पति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी। इसके नीचे वाला क्षेत्र जो 70 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में टैगा वनस्पति देखने को मिल रही थी, 70 डिग्री और उसके ऊपर के क्षेत्र में आप देख रहे थे टुंड्रा वनस्पति देखने को मिल रही थी। लेकिन आप पर्वतों पर देखेंगे, सबसे ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम यही कंडीशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ का तापमान भी बहुत
कम होता है, यहाँ पर भी ज़बरदस्त बर्फबारी होती है, यहाँ पर भी पेड़ पौधों को सर्वाइव करने में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती, और जब प्रकाश मिलता ही नहीं, फोटोसिंथेसिस सही से होगा नहीं, तो भोजन के निर्माण और उन पर रहने वाले जब उत्पादकों को ही समस्या है, तो उन पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ता अपघटकों को भी समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी फूड चेन जो होती है वो एक सीमा में ही होती है। जैसा आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु पर स्थल पर मिल जाएगी, वैसा आपको यहाँ पर देखने को शीतकटिबंधीय जो जलवायु है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इस शीतकटिबंधीय जलवायु पर जैसे कि हम लोगों ने देखा, स्थल पर ध्रुवों पर यहाँ पर हम टुंड्रा प्रदेशों को कह रहे थे, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको पर्वतीय क्षेत्र में आपको टुंड्रा प्रदेश देखने को मिल जाएगा। ये लाइपेन नाम से विकसित होता है, तो लाइपेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, टुंड्रा प्रदेश इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु के कारण अलग अलग प्रकार के जीवधारी, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और अलग प्रकार के अजैविक घटके के बीच में एक अंतर संबंध देखने को हर स्थान पर मिल रहा है। इस प्रकार कई सारे पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण हो रहा है, और कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर के उत्पादक उपभोक्ता अपघटकों पर अलग अलग निर्भरताएं देखने को मिल रही हैं। कई सारी अलग अलग फूड चेन्स देखने को मिल रही हैं, अलग अलग प्रकार के खाद्य जाल, फूड वेब देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट का जब लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग जो है जलीय पारितंत्र, हम देखें धरती का अधिकांश भाग आप देखेंगे जल है। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए पारितंत्र कौन है, तो आप कहेंगे महासागर, समुद्र। क्यों? क्योंकि समुद्र में भी बहुत सारी विविधताएं, बहुत बड़ा क्षेत्र 71% भूभाग पर समुद्र पाया जाता है, और इस समुद्र में भी बहुत गहरे राज छिपे हैं। इन राजों को हम कल पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि समुद्र में किस किस प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, किस प्रकार के जीवधारी होते हैं, स्थल से समुद्र कैसे अलग है। आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थलीय भाग जल्दी से गर्म होता है, रात हो जाती है जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे जहाँ पर पानी है, महासागर है, महासागरों पर चूँकि दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पानी अलग गुण दिखाता है, जलीय भाग अलग गुण दिखाएगा, स्थलीय भाग अलग गुण दिखाएगा। साइंटिफिक रीजन से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और ये भी बताएंगे कि किस किस प्रकार के समुद्रों के भीतर किस किस प्रकार के वनस्पतियाँ, कैसे जीवधारी और उनका आपस में किस तरह का संबंध होता है, किस तरह से कोरल रीफ बनती हैं, प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं, और बहुत ही सुंदर प्रवाल भित्तियाँ। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे, ट्रेलर घाटी में आप देखो ग्रेट रीफ बैरियर रीफ जो का निर्माण हुआ है, कैसे हुआ, समुद्र के भीतर ग्रेट बैरियर रीफ कैसे बनी, जो हमारी देख सकते हैं हमारे महासागरों के भीतर में तरह तरह की विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत सारे गहरे राजों पर पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आपको कई नई जानकारियाँ नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेंगी जब हम पढ़ेंगे जलीय पारितंत्र को, और उसको हम लोग जो है इस आधार पर पढ़ेंगे कि किस तरह से खारे जल में उगने वाले जो पौधे हैं, स्थल और जल के बीच में जो खारे पौधे उगते हैं उनकी गुणधर्म क्या हैं, और ये भी हम समझेंगे जो लवड़ी हैं उनके लवड़ी जल में जो उगने वाले पौधे होते हैं, या जो वहाँ पर जीवधारी उन पर निर्भर रहने वाले होते हैं, उनके कैसे गुणधर्म हैं, इनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। संक्रमणकालीन जो क्षेत्र होता है, ये मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में इसको हम कवरेज करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच।